समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव अब भाजपा हो गई है। जी हां, उत्तर प्रदेश में चुनावी बयान और इन दिनों नेताओं का दल बदल आम देखा जा रहा है और इस बीच सबसे बड़ा झटका समाजवादी पार्टी को अपर्णा यादव के तौर पर लगा है। अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हो गई है। क्या है इसके मायने? क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी को इससे यूपी चुनावों में बूस्ट मिलेगा? समाजवादी पार्टी के लिए वाकई एक बड़ा झटका है। इसी मुद्दे पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ नवोदय टाइम्स के संपादक अकुश श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं। जानेंगे क्या है इस पूरे राजनीतिक समीकरण के मायने। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया जी सर, कैसे देखा जाए जिस तरह से एंट्री हुई है, पहले भाजपा से कई बड़े नेता समाजवादी पार्टी में गए और आज जिस तरह से समाजवादी पार्टी को एक बड़ा झटका बताया जा रहा है मीडिया रिपोर्ट्स में, अपर्णा यादव की बीजेपी में एंट्री, कैसे देखा जाए सर इसको? देखिए, ये बात तो सही है कि झटके देने में बाजी मार ली थी अखिलेश यादव ने। और जिस तरीके से उन्होंने वहां पर मतलब कई नेता, स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह, धर्म सिंह सैनी, ये सब नेता जब जिस तरह से पहुंचे थे भारतीय जनता पार्टी छोड़ के सपा में, तो वो एक बड़ा झटका माना जा रहा था। मैं उसको उस समय भी एक बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं मान रहा था और उसके अपने कारण थे। क्योंकि ये लोग कोई ऐसे इतने बड़े वर्गों के नेता नहीं थे जो एकजुट होकर के जो वोट ट्रांसफर करा पाते। लेकिन क्योंकि सब 4-4 बार, 5-5 बार, 20 साल, 25 साल, 30 साल, स्वामी प्रसाद मौर्य का तो 30 साल का अनुभव है, ये सब रह चुके थे राजनीति में और उनकी अपनी फॉलोइंग रही है, तो इसलिए उनको नकारा भी नहीं जा सकता था। लेकिन वो एक दो कॉन्स्टिट्यूंसी के ही नेता माने जा रहे थे। अब जब भारतीय जनता पार्टी इस दर्द को झेल गई और झेलने के बाद में उसने स्थिति को समझा और फिर उसमें असली चीज क्या हो रही थी, उसको ये फीडबैक आना शुरू हो गया था कि ये जो नेता गए हैं इनसे बहुत बड़ा नुकसान नहीं होने जा रहा है, क्योंकि जो वोटर है इनके क्षेत्र का भी, जहां वहां पे भी इनके जाने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने सर्वे कराया, तो उसमें नजर ये आया कि जिस वर्ग का ये प्रतिनिधित्व करते हैं, चाहे सैनी हो चाहे मौर्य हो, वो वहां पर कुछ एक नेताओं के सपोर्टर के तौर को अगर छोड़ दिया जाए तो जो वर्ग था उसमें लाभार्थी जितने थे वो ज्यादातर सरकारी योजनाओं में लाभार्थी रहे हैं, जिनको बहुत सारा फायदा हुआ है किसान की योजना को लेकर के, अन्न को देने को लेकर के, और जो और डायरेक्ट बेनिफिट हुए हैं वो इस सरकार ने जो दिए वो उनको ज्यादा याद कर रहे थे। तो ये हो सकता था कि कुछ लोग, कुछ एक वर्ग जो है वो मौर्य, दारा सिंह और सैनी के समर्थन में रहे, लेकिन वो बहुत बड़ा चंक नहीं जा पाया। मेरा पहले से मानना रहा है कि इससे ज्यादा बड़ा वर्ग अगर इनके अपने अपने अलग दल होते तो ज्यादा नुकसान कर सकते थे भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि ये किसी एक दल से भारतीय जनता पार्टी निकल के दूसरी जगह गए हैं, तो इनका कोई बहुत बड़ा वो नहीं था। अब यही बात जहां तक अपर्णा यादव की, मुलायम सिंह यादव के परिवार में एक अकेली जो सॉफ्ट कॉर्नर रहा है वो प्रतीक यादव रहे हैं। और उसकी क्योंकि पत्नी है, मुझे याद पड़ता है कि हम लोग उस शादी में भी रहे और 2011 का शायद मामला था, उसमें इनकी शादी हुई थी। प्रतीक यादव के बारे में सबको पता होना चाहिए कि प्रतीक यादव मुलायम सिंह की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता, लखनऊ में रहती हैं, उनके बेटे हैं। प्रतीक पॉलिटिकली बहुत ज्यादा एक्टिव कभी भी नहीं रहे हैं और उनका काम अपना रियल एस्टेट का रहा है, बॉडी बिल्डिंग का उन्हें शौक रहा है, कई जिम्स के वो मालिक रहे हैं। और अपर्णा और प्रतीक में प्रेम विवाह हुआ और उसके बाद सच तो ये है कि अपर्णा यादव को यादव परिवार की बहू के तौर पर अखिलेश ने कभी नहीं स्वीकारा। मुलायम सिंह ने जरूर उनको स्वीकार किया। मुलायम सिंह गाहे बगाहे आते जाते आशीर्वाद देते रहे और वो हमेशा प्रतीक के प्रति उनका सॉफ्ट कॉर्नर भी रहा है, लेकिन अखिलेश यादव ने या अखिलेश यादव के परिवार ने उसको कभी स्वीकार नहीं किया। बहुत ज्यादा मतलब सामने लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, लेकिन ये नहीं हुआ कि कभी, जैसे पंजाबी में कहते हैं, झपियां पड़ रही,
वाली बात हो आपसी में, चाहे वो डिम्पल के साथ इनकी हो या बाकी और चीजें हो, ठीक है, आना जाना थोड़ा बहुत बहुत हल्के स्तर पर चलता था। और इस बीच में क्या हुआ कि अपर्णा का एक हमेशा से एक एनजीओ के माध्यम से एक उनका काम रहा है। और जब योगी सरकार आई, अखिलेश यादव जब सत्ता से बाहर हुए, तो अपर्णा यादव और अरविंद सिंह बिष्ट, जो अरविंद सिंह बिष्ट जो हैं वो एक पत्रकार रहे हैं, अपर्णा उनकी बेटी है और बहुत अच्छे पत्रकार माने जाते रहे हैं। उन्होंने बड़े संस्थानों में काम किया है, इंफॉर्मेशन कमिश्नर रह चुके हैं, हम लोगों के पुराने परिचित रहे हैं। उनकी बेटी रही है और ये शुरू से ही, जैसा कि वहां लखनऊ के लोग और हम लोग सब जानते हैं, शुरू से ही बहुत वोकल रही है लड़की ये अपर्णा। और अपर्णा ने अपनी एक अलग जगह एक पहले एनजीओ के माध्यम से बनाई और फिर उसके बाद वो शादी के बाद जब उनको वो मान सम्मान वहां नहीं मिला, तो साथ साथ वो सामाजिक कार्य करने लगी। 2017 में जब उनको दबाव के तहत लखनऊ कैंट से टिकट दिया गया, सपा का दबाव के तहत, मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, उनकी अखिलेश की इच्छा नहीं थी, और उस दबाव में जब उनको टिकट दिया तो वहां से वो रीता बहुगुणा से हार गई। ठीक है, वो हारना मतलब क्योंकि पहला हिसाब किताब था, लेकिन वो काम लगातार करती रही। और जब हारने के बाद जब योगी सरकार आई, तो योगी जी से शुरुआत के दौर में मिलने वालों में ये लोग थे और ये गायों के संरक्षण के लिए काम करती रही। तो एक वो कनेक्ट बना बीजेपी से उनका, और धीरे धीरे वो बीजेपी से कनेक्ट सार्वजनिक भला नहीं हुआ हो, वो कई बार तारीफ करती रही है भारतीय जनता पार्टी की। उन्होंने राम मंदिर के लिए 1 लाख रुपए दान किए थे और भी चीजें होती रही और हमेशा मोदी के समर्थन में रही है। लेकिन इस जंक्चर पे उनका समाजवादी पार्टी छोड़ना और भारतीय जनता पार्टी में आना निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए तो उत्साह हो सकता है कि एक हमारे पास एक अस्त्र जो है सामने और आ गया है, लेकिन उसका कितना बड़ा वोट में प्रभाव होगा ये अभी नहीं कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि क्या आप ये उम्मीद करते हैं कि यादव वोट बैंक क्या कुछ ट्रांसफर हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होने जा रहा है। क्या आप ये उम्मीद करते हैं कि समाजवादी पार्टी का वोट बैंक कुछ ट्रांसफर हो जाएगा? ये नहीं ऐसा हो रहा है। सिर्फ यादव परिवार में विघटन की एक बड़ी शुरुआत का ये एक प्रक्रिया है। और ये बहुत सामान्य तौर पर आरोप लगेगा कि अखिलेश यादव, मुलायम सिंह पे नहीं आरोप लगेगा, नेताजी पे ये आरोप नहीं लगेगा, अखिलेश यादव अपने परिवार को संभाल नहीं पाए और इसी ना संभालने की वजह से वो 2017 का चुनाव हार भी गए थे। 2017 में उनके चाचा शिवपाल सिंह यादव उनसे अलग हुए थे। जी जी, आपने सर बताया कि वोट बैंक नहीं है अपर्णा यादव के साथ, क्योंकि पहले आपने कहा कि जो लोग बीजेपी छोड़कर सपा में गए उनके पास थोड़ा बहुत वोट बैंक जरूर है, भले ही दल के तौर पर ना हो, लेकिन इंडिविजुअल जो काम करते रहे उस पर उनको थोड़ा बहुत वोट पड़ सकता है। आपने ये भी कहा कि अपर्णा के पास सिर्फ एक ही पहचान है, वो मुलायम सिंह यादव परिवार की बहू है। तो ऐसे में ये माना जाए कि आपने भी ये भी कहा कि झपिया नहीं पाई अखिलेश यादव ने, उस तरह से मान सम्मान नहीं दिया, सिर्फ बदले की राजनीति की वजह से उनको लगा कि ये मौका है, अच्छी टाइमिंग है बीजेपी में शामिल होने की, माइलेज मिलेगा, लाइमलाइट मिलेगी, इसलिए बीजेपी में शामिल हो गई? ऐसा नहीं है जी, मैंने ये नहीं कहा कि अपर्णा यादव के पास में वोट बैंक नहीं है। ये बात सही है कि कोई ऐसा बहुत बड़ा वोट बैंक नहीं है, लेकिन नहीं करा पाएंगे ना सपा का वोट ना यादव वोट की क्षमता वाला वोट बैंक नहीं है उनके पास में, ये बात सही है। लेकिन अपर्णा यादव ने काम करके, एनजीओ के साथ काम करके एक अपना आधार महिलाओं के बीच में तैयार किया है। अपर्णा यादव ने वहां पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो एक उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा अभियान था अखिलेश के दौरान, उस पर काम किया था और बहुत सारे और भी काम करने की कोशिश की थी। तो अपर्णा यादव एक इमर्जिंग नेता के तौर पर रही है, युवा है, महिला है, प्रभावी है, ओजस्वी वक्ता है,
तो बोलने में बहुत अच्छी वक्ता रही है। तो इस क्या लिहाज डिम्पल का से ऑप्शन भी है? है। क्या डिम्पल यादव का ऑप्शन भी है बीजेपी के पास अब, नहीं अपर्णा देखिए, यादव? देखो फिर डिम्पल एक अलग किस्म की नेता है। डिम्पल अखिलेश की पत्नी है। डिम्पल उस परिवार की बहू है जो पूरा परिवार जिसने स्वीकार किया है। डिम्पल का आकर्षण हम्म। एक बिल्कुल अलग तरीके का है। यादव परिवार में उस तरीके से पहली महिला थी जो खुल करके राजनीति में आई और उन्हें स्वीकार किया गया। तो इसलिए स्वीकार किया गया क्योंकि मुलायम सिंह यादव ने बहू के तौर पर उन्हें माना था, बहू के तौर पर उनको हम्म। आगे बढ़ाया। तो डिम्पल एक को स्वीकार किया गया। अपर्णा के साथ में एक रिस्क रहा, हमेशा से रहा है, क्योंकि प्रतीक की पत्नी रही है, प्रतीक दूसरी पत्नी के बेटे रहे हैं। और उनको मुलायम सिंह ने तो स्वीकार किया था, लेकिन मुलायम सिंह भी सार्वजनिक रूप से इन अपर्णा को लेकर के कोई स्टैंड नहीं लेते नजर आते रहे हैं। पहली बात तो डिम्पल के साथ कोई विवाद नहीं हुआ था, इसलिए सब स्वीकार होता गया। यहाँ इनके साथ विवाद रहा, इसलिए स्वीकार होने में दिक्कत रही। लेकिन क्योंकि हम्म। प्रतीक के साथ रही है और इसलिए इन इनका इनको एक सार्वजनिक रूप से यादव वंश का एक हिस्सा नहीं माना गया। ये बात बिल्कुल सही है और इसमें कोई दो राय नहीं है। यादव मतलब यादव जो एक वंश है उतना बड़ा है उत्तर प्रदेश में, उसके एक बहू की तौर पर स्वीकार्यता इनको उतनी ज्यादा नहीं मिली है। अब वो जब जी। गई है भारतीय जनता पार्टी में, तो ऐसा नहीं होने जा रहा है कि यादव वोट बैंक इनके साथ जा रहा है। लेकिन ये जरूर हो गया है कि ये अखिलेश पर अब पक्के आरोप लगेंगे कि वो अपने परिवार को नहीं संभाल पाए, संभाल अपनी नहीं पाए। छोटी जी। बहू को नहीं संभाल पाए, नहीं उनको अपने साथ रखने की हम्म। चेष्टा रख पाए। ये उन पर हमेशा से आरोप लगेगा। अब जहां तक जी। भारतीय जनता पार्टी की सफलता विफलता का सवाल है, तो भारतीय जनता पार्टी तो तय बात है कि अगर दुश्मन के परिवार में या दुश्मन के राजनीतिक के हिस्से में कोई एक बड़ा चेहरा उनके पास खेमे में आएगा तो उसकी खुशी मनाएंगे ही मनाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी का बनाने की वर्कर वजह से। खुशी मनाएगा। लेकिन वो इनका इस्तेमाल कैसे करती है भारतीय जनता पार्टी, ये हमें देखना होगा। सर बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि जब पत्रकारों ने बातचीत की और सपा छोड़ने की उनसे वजह पूछी, तो उन्होंने राष्ट्र धर्म इसको सबसे बड़ा एक विचार बताया, और ये भी कहा कि मैं मोदी और योगी की नीति से प्रभावित भी हूँ। लेकिन ये भी कहा गया, क्या ये राष्ट्र धर्म समाजवादी पार्टी में पूरा नहीं हो सकता था? क्या सपा में रहते हुए जो अखिलेश यादव है वो राष्ट्र धर्म को नहीं निभा रहे थे? तो उस पर उन्होंने ये कहा कि मैं अपने परिवार से विमुख नहीं हूँ, मतलब परिवार के खिलाफ नहीं बोलूंगी। इसको किस तरह से समझा जाए? नहीं, ये अच्छे राजनेता की निशानी है। वो कभी भी अखिलेश जी। यादव के खिलाफ नहीं बोलेंगी। वो कभी भी नेताजी के खिलाफ, मुलायम सिंह यादव के खिलाफ नहीं बोलेंगी। उससे क्या होगा, उससे एक नहीं बोलने से उनका नुकसान है, अपर्णा का नुकसान है। हम्म। क्योंकि उनकी छवि धूमिल होती है एक महिला की, जो महिला भारतीय महिला जिस तरीके से मानी जाती है, तो वो कभी भी उसकी अपनी आइडियोलॉजी के तहत वो बता रही हैं कि हम आ गए। अगर वो हम्म। खरी खोटी की बात करने की कोशिश करेंगे तो उनको वो जो एक सिंपैथी वोट है वो भी नहीं मिलेगा। तो अभी वो सिंपैथी के की नाव पर सवार है और उस नाव हम्म। के जो नावक हैं, जो चलाने वाले हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। और वो उसको कितने अच्छे तरीके से विपरीत दिशा में भी अगर वो नाव चलाने की कोशिश करेंगे नदी में, तो वो अच्छे से चला पाए। और उसमें ये कभी इधर बैठ जाए कभी उधर बैठ जाए, बैलेंस बनाते हुए नाव को आगे बढ़ाती जाए, ये इनका काम होगा। भारतीय जनता जी। पार्टी, जहां तक मेरा मानना है, इनका इस्तेमाल इसी तरीके से करेगी। और जो चीजें, जो बातें भारतीय जनता पार्टी अभी तक अपने मुंह से कहती रही है, वो वैचारिक मामलों में अपर्णा यादव के मुंह से कहलाई जाएंगी या कही जाएंगी।
जी। एक उत्तर प्रदेश में चूंकि विधानसभा चुनाव है, तो सोशल मीडिया पे सर बड़ा एक चल रहा है, ट्रेंड कर रहा है कि महिलाएं बेटियां सिर्फ योगी राज में सुरक्षित हैं, सपा सरकार आई तो गुंडा राज होगा। इसीलिए स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी अभी भी बीजेपी में है। और जिस तरह से सर्वे के अंदर सपा को काफी सीटें मिलती हुई दिख रही है, वोट परसेंट ज्यादा दिख रहा है, उसके बावजूद अपर्णा यादव भी बीजेपी में शामिल हुई है। इसका मैसेज साफ है कि यूपी में महिलाएं जो सुरक्षित होंगी वो योगी राज में ही होंगी। क्या इससे भी कोई फर्क पड़ेगा सोशल मीडिया पे जो इस तरह के मीम्स ट्रेंड कर रहे हैं उसको लेकर भी? सोशल मीडिया मजे के लिए होता है, उसको मजे के लिए रखा जाना जी। चाहिए। और वो एक थोड़ा बहुत माहौल क्रिएट करने में सहायक सिद्ध होते हैं, उससे ज्यादा सोशल मीडिया कुछ होता नहीं है। सोशल मीडिया में अब संघमित्रा मौर्य जो है वो इसलिए नहीं जा सकती कि 2.5 साल की तो अभी मलाई है ना अभी सांसदी की। अभी छोड़ दे मान लो सांसदी, तो उनको क्या होगा, हारने का भी डर रहेगा, तो वो एक मुश्किल होगी। तो संघमित्रा जो है वो मौर्य स्वामी प्रसाद वो मौर्य। जी। अपने पिताजी के साथ जाएंगी, आज निकल जाएंगी। अगर अकलमंदी से काम करेंगी तो बची भी रह सकती है वो। लेकिन उनको ये पता है कि बीच रास्ते में कोई फायदा नहीं है काम करने का, निर्णय करने का, तो उसे महिलाओं से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। महिलाओं, ये तो मेन प्लंग बात है, मेन हथियार है समाजवादी पार्टी के पास में, वो भारतीय जनता पार्टी के पास में, कि वो महिलाओं की सुरक्षा को योगी राज में बहुत कायदे से बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं। और जो परसेप्शन बना है वो भी सही यही है कि समाजवादी पार्टी के सरकार के दौरान लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल बेकार था। बेकार इन द सेंस आंकड़ों में नहीं, सड़क पे गाड़ी किसी ने रोक ली, वो गुंडाई करने लगा, पता लगा समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है। हाईवेज पे आपकी रैली होने जा रही तो पता लगा बीच में एकदम से एक गाड़ी रोक दी और वो कहीं पर्ची चिपका रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, 20 पता लगा पीछे 20 आधे घंटे रोड जाम हो गई है। ये इस तरीके की गुंडे यूपी में कभी भी अपहरण और उसकी गुंडई नहीं रही है। यूपी में आप परसेप्शन की गुंडई रही है, अपने आप को काम धंधा दिलाने की गुंडई दादागिरी रही, वाली वो गुंडेरी। रहा है। तो वो उससे लोग परेशान थे वहां पर। कभी ऐसा नहीं हुआ कि लोगों के का अपहरण करके कुछ उससे फिरौती ली जा, बहुत ज्यादा ऐसे केसेस बहुत नहीं रहे हैं वहां पर। बिहार में जिस तरह के ऐसा भी नहीं रहा एग्जाम्पल है कि आप एक मकान बनवाएं और आपको उसमें वहां कुछ कमीशन देना पड़े, या आपको आटा दाल चावल यहीं से लेना है, या आपको ईंटें और बालू यही इसी दुकान से लेना है, उसमें कमीशन देना है, ऐसा नहीं रहा है वहां। लेकिन फिर भी एक गुंडई बहुत ज्यादा थी, रात में निकलना महिलाओं का थोड़ा मुश्किल माना जाता था, होता था नहीं होता था एक सवाल है, और परसेप्शनली आक्रामक ये माना नजरिया में। जाता था कि खराब रहा था। एक सर, एक आखिरी सवाल आपसे लेंगे कि अपर्णा यादव पिछली बार लखनऊ कैंट से चुनाव लड़ी थी और रीता बहुगुणा जोशी से हार भी गई थी 2017 में। अब वक्त बदला है, रीता बहुगुणा जोशी ने इस्तीफे की बात कही, अपने बेटे के लिए उसी सीट से टिकट मांग रही है। तो क्या इनके लिए कोई सेफ सीट रहेगी अपर्णा यादव के लिए, या फिर जो लखनऊ कैंट आजकल काफी चर्चा में है वहां से इनको मैदान में उतारा जाएगा? इसके साथ साथ क्या सिर्फ एक सीट पर बीजेपी इनको सिमेट के रखेगी, या पूरे राज्य में एक प्रचार के चेहरे के तौर पर भी यूज करेगी? भारतीय जनता पार्टी के लिए अकलमंदी ये होगी कि अपर्णा यादव का इस्तेमाल पूरे राज्य में करें, ना कि उसको एक सीट में बांध करके रख दें। और मुझे नहीं लगता कि अपर्णा यादव को कैंट सीट ऐसे ही देने दी जा रही है। क्यों? क्योंकि उससे नुकसान ये होगा कि अपर्णा यादव सिर्फ एक सीट में बंद कर रह जाएंगी। तो भारतीय मतलब इनके कहने के बाद भी, अपर्णा यादव के कहने के बाद भी, मुझे मेरी जो जानकारी है वो ये है कि इनको पिछले दरवाजे से सदन में लाया जाएगा और इनका इस्तेमाल बड़ा किया जाएगा, क्योंकि पढ़ी लिखी हैं, बोलने में सक्षम हैं, महिलाएं हैं। तो इसलिए इनका इनके आकर्षण का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी करेगी, और उस आकर्षण का इस्तेमाल उनको एक सीट में बांध करके नहीं किया सकता। दूसरी तरफ रीता बहुगुणा जोशी जिस मामले में अड़ी है, अभी इस समय उनकी सुनी जा रही है। रीता बहुगुणा जोशी खुद कोई बहुत बड़ी नेता नहीं रही है। उनके पिताजी को अगर आप हेमवती नंदन बहुगुणा जी का, जो लोग जानते हैं उनके बारे में, वो बहुत बड़े नेता थे, लेकिन खुद इनमें उतना बड़ा वो नहीं था। फिर भी क्योंकि अब बड़ी नेता इसलिए रही है कि मंत्री रह चुकी है उत्तर प्रदेश सरकार में, और दूसरा ये भी है कि इस समय ब्राह्मण है वो।
ब्राह्मण वोट बैंक को एकदम से कोई नाराज नहीं करना चाहेगा। मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व जो है वो एक सीट के लिए रीता बहुगुणा जोशी को खोने का मौका देगा। हो सकता है कि कुछ और रास्ते निकाले जाए, अभी पक्का नहीं कहा जा सकता है, लेकिन रीता बहुगुणा जोशी को अभी पार्टी अपने साथ रखना चाहेगी और अपर्णा यादव का बड़ा इस्तेमाल करेगी, ये मुझे ऐसा लगता है। जी चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए, समझाने के लिए अपर्णा यादव की बीजेपी में ज्वाइनिंग के मायने क्या है और सपा के लिए आने वाले समय में किस तरह के राजनीतिक कलेवर और देखने को मिल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस बातचीप के लिए, समय देने के लिए। थैंक यू।